नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है उतनी ही तेजी से प्रदेश की सियासत भी गरमा रही है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता को शहर के हर वार्ड तक बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक जोरदार वापसी की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी गुटबाजी और भीतरघात है। ऐसे में क्या पार्टी इन मुश्किलों को पार कर पाएगी? क्या असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सिमटा रहेगा या फिर चुनाव में नए समीकरण उभरेंगे? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है दावों और वादों का दौर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला जैसी नगर पालिकाओं में सियासी सरगर्मी तेज है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने किस चेहरों पर दाव लगाया है। निगमों की सियासी जंग। राजीव जैन बीजेपी प्रत्याशी सोनीपत, कमल दीवान कांग्रेस प्रत्याशी सोनीपत, अक्षिता सैनी बीजेपी प्रत्याशी अंबाला, कुलविंदर कौर कांग्रेस प्रत्याशी अंबाला, श्यामलाल बंसल बीजेपी प्रत्याशी पंचकुला, सुधा भारद्वाज कांग्रेस प्रत्याशी पंचकुला। पार्टियों ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग और अनुभव का तड़का लगाया है। पंचकुला में बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ता श्यामलाल बंसल पर दाव खेला है, तो कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है। सोनीपत में बीजेपी ने कोई जोखिम न लेते हुए निवर्तमान मेयर राजीव जैन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के कमल दीवान उन्हें कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। अंबाला की बात की जाए तो यहाँ महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार भिड़ंत है। बीजेपी की अक्षिता सैनी और कांग्रेस की कुलविंदर कौर के बीच चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। नगर परिषद और पालिका के दंगल की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद के लिए बीजेपी ने विनीता पीपल, कांग्रेस ने निहारिका चौधरी पर दाव खेला है। धारूहेड़ा में बीजेपी ने अजय जांगड़ा और कांग्रेस ने कुमारी राज को उम्मीदवार बनाया है। सांपला नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी ने प्रवीण कोच को प्रत्याशी बनाया। सिर्फ मेयर ही नहीं, वार्ड स्तर पर भी घमासान जारी है। पंचकुला के सभी 20 वार्डों में दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इस शहर की सरकार के चुनाव में असली चाबी जनता के हाथ में है। जनता के मुद्दे साफ हैं। इन्हीं मुद्दों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए जनता के असल मुद्दे समझ लेते हैं। जनता के असल मुद्दे: बुनियादी ढांचा, टूटी सड़कों की मरम्मत और सीवरेज की बेहतर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, घर घर से कचरा उठाना और डंपिंग ग्राउंड का समाधान, जल भराव, बारिश के दौरान शहरों में होने वाले जल भराव से मुक्ति, शुद्ध पेयजल, हर घर तक साफ पानी की नियमित सप्लाई। वहीं इन चुनावों को प्रदेश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये अपनी शहरी पकड़ को बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनाव 2029 की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। नामांकन जारी है और चुनाव प्रचार की गर्मी धीरे धीरे लू में बदलने वाली है। 10 मई को जनता वोट की चोट करेगी और 13 मई को ये साफ हो जाएगा शहर की सरकार में किसका दबदबा रहेगा। क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ बाजी मारेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता जी रजत पंजेटा जी आगे जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुभाष सपड़ा जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत लेकिन बजरंग जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। शहर की सरकार में इस बार किसका दबदबा होगा, यही सवाल बार बार अब सबके सामने जनता के मन में आ रहा है, क्योंकि चेहरे अब साफ हो गए हैं। जो मंथन का दौर था उम्मीदवारों को लेकर वो खत्म होता हुआ नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है सरगर्मी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी जोरदार वापसी के साथ तैयारियों के साथ में निकाय चुनाव में उतर रही है। कुछ ऐसा ही नजर आता है, तस्वीरें तो कम से कम यही कहती हैं। कैसी तैयारी है इस बार निकाय चुनाव को लेकर, कॉन्फिडेंट हैं आप? मुस्कान जी, लगातार 3 महीने से कांग्रेस पार्टी नगर निगम निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रही है।
और हमने 1 महीने पहले ही जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे उनसे नाम मांग लिए थे भी जो भी जिताऊ कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना नाम यहाँ जमा करवाए। लोगों के नाम आए, मंथन किया, मंथन के बाद सबसे पहले हमने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जी। और जहां तक मैं कहता हूँ 3 मेन चुनाव है नगर निगम, अंबाला, पंचकूला, सोनीपत। जहां तक मेरा मानना है टक्कर तो जरूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कहते टक्कर नहीं है, फलाना नहीं है, वो तो एक फजूली राजनीतिक भाषा है। टक्कर भी रहेगी और तीनों सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। और जहां तक कि बिल्कुल एकजुटता के साथ पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपसे पहले भी 6 बजे से 7 बजे तक हमारी जूम मीटिंग थी जिसमें प्रभारी, दोनों सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सब जिला प्रधान, जितने हरियाणा के सेल थे सबको जोड़ा गया। सबकी ड्यूटियां भाई हरियाणा के अंदर लगा दी गई। अभी तुम अपनी अपनी ड्यूटियां संभालो, बोरिया बिस्तर लेकर वहां बैठ जाइए। आज मुद्दा क्या है? आज सबसे बड़ा मुद्दा है शहर की सरकार बनाने का जी। ये एक्चुअल में भाईचारा चुनाव होता है। जहां देखोगे नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कोई भी काम बगैर पैसे नहीं होता। प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें जनता की लगी हुई है। 2-2 साल तक प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो रही और प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर लाखों रुपए लिए जा रहे। इसका एक रीजन है, जब तक प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी मकान की, दुकान की, प्लाट की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती। तो ये दुकानें खोल ली प्रॉपर्टी आईडी के लिए। जहां तक कि मुस्कान जी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला इस सरकार में हुआ। 18 इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनीपत निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से कमल देवान ही लड़ेंगे चुनाव। कमल देवान ने खुद इसकी जानकारी दी है। पार्टी ने विरोध करने वाले 2 पार्षदों के टिकट काटकर उन्हें मना लिया है। कमल देवान ने कुछ लोगों को टिकट देने पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस की ओर से सोनीपत पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट अब जारी हो गई है। सोनीपत निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से कमल देवान ही मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। कमल देवान ने खुद इसकी जानकारी दी है। पार्टी ने विरोध करने वाले 2 पार्षदों के टिकट काटकर उन्हें मना लिया है। कमल देवान ने कुछ लोगों को टिकट देने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से सोनीपत पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें उन 2 प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं, उन 2 पार्षदों के टिकट काटे गए हैं जिनके खिलाफ कमल देवान के मन में नाराजगी थी और इसको लेकर वो ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि सूत्रों से जानकारी सामने आई थी, आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं थी, लेकिन यह बड़ी खबर, कमल देवान ही मेयर पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। चर्चा की ओर रुख करते हैं। जी बजरंग जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो आपने खबर दी 5 बजे भी आपके चैनल पर डिबेट थी जी। उस टाइम तेंदर जी थे, मैंने तेंदर जी को भी कहा था 100% कमल जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2 बार मेरी कमल जी से बात हुई थी। उन्होंने बताया था बिल्कुल मैं बजरंग जी मैं ही लड़ूंगा, कोई रोना नहीं। जहां जो 4-5 सीटों का विवाद था वो खाली छोड़ रखी, उसके कैंडिडेट का चयन नहीं किया था। आप लिस्ट पहले लिस्ट उठा के देख लो तो वो सिस्टम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने नाम दे दिया, उस बच्चे सलाह कर ली गई, जैसे नेताओं ने स्वीकृति दी उसी हिसाब से कार्य हो गया। और आज क्या है, ये मेन मुद्दा है निकाय चुनाव का। आप देखिए मुद्दा क्या है, जनता का मुद्दा है। हाउस टैक्स का देख लो आप मुस्कान जी, हाउस टैक्स पहले से 10 गुना कह रहा हूं मैं, गुना यानी कि 1000% वो उनके प्रॉपर्टी हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए। पानी के बिल के 30 गुना रेट बढ़ा दिए। सीवरेज व्यवस्था सरमराई हुई है। थोड़ी सी बारिश आ जाए सीवरेज बरसाती नाले बंद हो जाते हैं। बेसहारा गाय ये कहते थे गऊ हमारी माता है और कुछ नहीं,
आता है। गौ मुक्त हरियाणा करेंगे। खुले आम गाय घूम रही है गौ माता और चक्कर मारी है, अनेकों लोग मर गए, कईयों के हाथ पैर टूट गए। ये तो ये बेसारा गौओं को शहर मुक्त करने की बात करते थे। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों काट रहे हैं, कोई इलाज नहीं। बंदरों का आतंक है, कोई इलाज नहीं। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं, बाथरूम की व्यवस्था नहीं, अनेकों समस्याएं हैं। सुबह पहले 7 बजे माताएं बहनें रसोई गैस लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइन बन जाती है। शाम को नंबर आता है कि रसोई गैस मिलेगी या ना मिलेगी। ये कहते हैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अनेकों समस्याएं, जनहित के मुद्दे बता रहा हूं मैं जी। ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। हम निकाय चुनाव के लिए हम अपना घोषणा पत्र भी अलग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हर जनता की समस्या को उसके अंदर हम हल करने का हमारा एजेंडा होगा। वो भी घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है। और हमारी कमेटियां, प्रचार कमेटियां जो अपने हर जो निकाय चुनाव के क्षेत्र में जाएगी, वह कमेटियां सब तैयार हो चुकी है। सबकी ड्यूटियां लगातार लग रही है। सभी एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। अब एक साथ कहता हूँ, मुझे विश्वास भी है जी, एक बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय। अच्छी बात है। सुभाष सप्रा जी, आपने सुना वो कह रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि किस मुद्दे के साथ, किस तैयारियों के साथ आप उतरेंगे, तो तीसरी बार जो आपको मैंडेट मिला है और इतना लंबा कार्यकाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का छोटी सरकार के अगर बात करें तो बीजेपी का ही कब्जा है, और वो गिना देते हैं कि इस तरह की बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है हरियाणा की जनता और निगमों की जनता, वार्डों की जनता। आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? इस बार के जो मुद्दे हैं क्या कुछ रहने वाले हैं? सबको नमस्कार। अब देखिए, अब चुनाव का जो दंगल है वो शुरू हो चुका है जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो सभी, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर पालिका, चाहे वो नगर परिषद है, उनके सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर करती हैं। कांग्रेस पहले से शोर मचाती रही है, अभी देखो अभी जो है ना कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हो रहे, और कांग्रेस ने पहले डिक्लेयर भी कर दिया इस बार है जी। और सबसे बड़ी बात यह है, आज आपने इनका जो हालात सोनीपत में देख लिया, जो कमल दीवान जी इलेक्शन लड़ने से भी मना कर रहे थे, इसे बोलते हैं गुटबाजी। ये है कांग्रेस की गुटबाजी। इसकी दूरदशा आज ये देखिए, राज्यसभा में तो आपने देख ही ली, इस छोटे चुनावों में भी देख लेना। वो कह रहे हैं पार्षदों को हटाइए, के नाम काटो, वो काटने पड़े। मतलब इनका हाल सिर्फ यहाँ सोनीपत तक सीमित नहीं होना, पूरे हरियाणा स्टेट में यही हाल होना है। और वैसे तो ये हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया में यही हाल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वेल डिसिप्लिन पार्टी है। सभी कैंडिडेट्स अपने पूरे मंथन से, पूरे ईमानदारी से, बिल्कुल मेहनती, जुझारू, जो आम कार्यकर्ता है, जिसे बोलते हैं आम कार्यकर्ता, उनको हमने कैंडिडेट्स बनाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने जो विकास कार्य है, विकास कार्य, उस पर चुनाव लड़ेगी। किस तरह से आप ये देखिए, अभी गर्ग साहब कह रहे थे, बढ़िया सी हमारे यहाँ देखिए 2014 से पहले क्या होता था, कूड़ा कैसे होता था, कैसे सफाई कहीं नहीं होती थी। सुबह सुबह गाड़ी आ जाती है, सुबह सुबह कूड़े के लिए आपसे सामान मतलब जो है कूड़ा उठाने आ जाती है, गीला इसमें डालो और सूखा इसमें डालिए। पहले कभी ऐसा होता था क्या? बढ़िया सीवरेज की व्यवस्था है, कभी पानी की प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी 24 घंटे बिजली मिलती है पूरे हरियाणा में, 24 घंटे। आप ये भी देखिए, आप जिला प्रशासन बढ़िया सुचारू रूप से काम करता है। पुलिस प्रशासन देखिए आप, तो अगर कहीं पे भी क्राइम होता है तो 112 नंबर गाड़ी जो है 9 मिनट उसकी औसत है, घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है जहां भी क्राइम होता है। अभी साथी कह रहे थे कि स्कूलों में टीचर नहीं है, आज पूरी अच्छी तरह से वैकेंसीज फिलअप हो रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची। आपको पता होना चाहिए, अभी महाराष्ट्र, अभी कोई दूर नहीं, सिर्फ महीना पहले विधानसभा में जितने मुद्दे उठाए हैं कांग्रेस ने, उनकी पोल पट्टी, उनकी जो है ना, ये जितना उन्होंने भ्रम फैला रहे थे,
सबका जो है ना, उन्होंने हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने उनका बिल्कुल जो है ना पट्टा ढाल किया। जितना ये भ्रम फैलाते हैं युवाओं के बीच में या गली मोहल्लों में या किसानों में गैस हो रहा है, तो गैस की प्रॉब्लम क्या है, विश्व व्यापी प्रॉब्लम है, फिर भी बिल्कुल हर तरह से अब जो गैस मिल रही है। और आप ये देखिए किस तरह से इन्होंने गैस के मामले में भी पैनिक फैलाया है। संसद के बाहर उनके जो मल्लिकार्जुन जी बाहर खड़े हो जाते हैं, आप ये देखिए राहुल जी गैस सिलेंडर लेके खड़े हो जाते हैं, मतलब भ्रम फैलाने के लिए, पैनिक फैलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को बोल दिया आप जाइए देखिए सिलेंडर अपने सिर पे उठा के प्रदर्शन करिए। तो ये जो पैनिक की जो व्यवस्था है कि कांग्रेस मतलब इस तरह से ये सड़कों पे मतलब गलत प्रदर्शन कर रही है, जनता में भ्रम फैला रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए वर्ल्ड लेवल की जो एआई समिट थी, एआई समिट पर इन्होंने नंगा नाच किया। इनके जो युवा जो कार्यकर्ता थे, आप ये देखिए, तो ये कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ गुटबाजी है। ठीक है। अब इनको अपने एमएलए में विश्वास नहीं रहा। अभी आपने राज्यसभा में देखा भाग्य आपके 25% एमएलए भाग्य जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये कहाँ का विकास करेंगे? आप तो अपने घरों का विकास करते रहे, भ्रष्टाचार में आप डूबी रही सारी की सारी कांग्रेस। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल से ज्यादा में राज किया हो, उसकी ये दुर्दशा हो। अगर आपके 37 एमएलए उसमें से 25% आपको वोट नहीं देना चाहते। अब ये देखिए ना, सुभाष जी आप यही कह रहे हैं कि ये तमाम वजह हैं जिस वजह से कांग्रेस पर एक बार फिर से जनता भरोसा नहीं करेगी और बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार फिर से बनाने जा रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, रजत जी आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी यही कह रही है कि तीसरी बार जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हमने वो तमाम वादे पूरे किए हैं जो हमने जनता से किए थे। एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी, उनका तो यही दावा है। आपके इस बीच क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, दो नाम तो आपको जैसे पता ही होगा कि सोनीपत से एडवोकेट आनंद खत्री जी और मनोज अग्रवाल जी पंचकुला से हमारे मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। बाकी के भी जो है, अब आज अंदाजा तो था कि आज अम्बाला का भी जो कैंडिडेट है उनका नाम भी आ जाएगा, लेकिन कुछ विचार विमर्श उस पर चल रहा है और साथ में जो सभी वार्ड हैं उसके ऊपर भी साथ साथ ही विचार विमर्श चल रहा है जी। तो हाँ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत बढ़िया तैयारी है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में कभी कोई कमी रही हो, हमारी पार्टी की कथनी और करनी में कोई कमी रही है। और जितने भी जनहित के मुद्दे रहे हैं वो हमारे सारे के सारे मुद्दे सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ सड़क से सदन तक उठाने में इंडियन नेशनल लोकदल सबसे नंबर 1 पार्टी रही है। हाँ, कुछ इतिहास के अंदर हम जरूर कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा बायपोलर होकर रह गया था। जनता भाजपा को हराना चाहती थी, जनता वर्सेस भाजपा का इलेक्शन था, मगर कहीं ना कहीं इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं जरूर भाजपा के साथ मिलकर, मैं कहूँगा उन्होंने आता हुआ जो इनका तीसरी बार अगर इनका मतलब भाजपा को हटा सकती थी जनता, तो इनकी कमियों की वजह से, इनकी गुटबाजी की वजह से, इनका गलत टिकट वितरण की वजह से और खुद कई जगहों पे पैरेलल कैंडिडेट खड़ी करने की वजह से ये सत्ता में नहीं आ पाए। दूसरा, निश्चित तौर पर आज सारे दिन से जो बात चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कमल दीवान जी का फोन बंद आ रहा है, वहीं कोई गुटबाजी के इश्यूज को लेकर, कई नामों को लेकर जो है उनको जरूर परेशानी हो रही थी। तो थोड़ा सा इनका परिवार का जो इतिहास है वो आपको बता दूं, कांग्रेस में कभी भी इनके पिताश्री जो एक्स एमएलए रहे हैं देवराज दीवान जी, कभी उनको टिकट नहीं। जब भी उनको टिकट मांगी इन्होंने हमेशा टिकट को उनको मना किया। 2 बार के वो एमएलए रहे हैं। 2005 में शायद उन्होंने एनसीपी से जरूर एनसीपी ज्वाइन की थी उन्होंने, जहां तक मुझे याद है। कांग्रेस ने फिर भी इनको टिकट नहीं दिया था। हाँ, कमल दीवान जरूर कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2014 का चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं और वो हार गए थे। तो निश्चित तौर पर गुटबाजी जो है वो चरम सीमा के ऊपर है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रिपल इंजन की सरकार ये बोलते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद हरियाणा के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का अगर कर्ज चढ़ता है और उस कर्ज, जितना कर्ज है मैं कहूंगा उसका 80% जो है वो भ्रष्टाचार में इसीलिए जा रहा है कि एक के बाद एक आप देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले उजागर हो गए।
1500 करोड़ का अभी हाल ही के अंदर श्रम विभाग के अंदर कि कितनी वर्क स्लिप झूठी, सारे झूठ के ऊपर टिका हुआ था। अभी पीछे स्किल इंडिया का भी आया था, वो तो 14-15 हजार 16 हजार करोड़ से भी ऊपर का था। उसके बाद अभी हाल ही के अंदर 590 करोड़ का IDFC और इसका जो है AU बैंक का, और पंचकुला का तो नगर निगम के 160 करोड़ की FD का आपको सबको पता है वो किस तरीके से कितना बड़ा खेला हुआ, वहां पर घोटाला हुआ। और अगर ये 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं, मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, आप अपने संवाददाता भेजिए, ग्रामीण अंचल के अंदर कोई 24 घंटे बिजली नहीं, 24 घंटे स्वच्छ पानी होता तो विधानसभा में हरियाणा के विधायक स्वच्छ पानी को लेकर, स्वच्छ पेयजल को लेकर और किस तरीके से पानी के अंदर कंटैमिनेशन, किस तरह पानी में गंदगी, जो वीडियोज आपके चैनल हमेशा दिखाते रहते हैं, मतलब इनको बोलने से पहले देखना चाहिए। और बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते हैं, अरे हरियाणा के युवाओं को नौकरी तो दो। जब नौकरी देने की बात आती है तो आपको कैंडिडेट ही नहीं सिलेक्ट कर पाते, आप जिनको करते हो वो स्टेट के बाहर से होते हैं ज्यादातर। अधिकतम कैंडिडेट आप बाहर से कर रहे हो, फिर आप उसको बोल देते हैं हम तो मेरिट पे कर रहे हैं। अरे मेरिट के अपने प्रदेश के तो लगाओ विचारों को, हरियाणा को तो आपने UPSC बना दिया, पूरे जो हरियाणा को सबके लिए ओपन कर दिया आपने, और जगहों पे तो फिर प्रदेशों ने कैंडिडेट अपनी जो भाषा है, जैसे पंजाबी कंपलसरी कर दी, मराठी कर दी, गुजराती कर दी, आपको तो कुछ कंपलसरी नहीं है, फिर वो चयन के अंदर कुछ दिक्कत आती है सिलेक्शन की क्राइटेरिया के अंदर। बहुत सी नौकरियां इनकी चैलेंज हो रही है कोर्ट के अंदर, इनको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के नए आयाम, और अभी तो मैं आपको बताऊं, केवल अम्बाला का फुटबॉल स्टेडियम का 40 करोड़ का नहीं, 55 करोड़ का फरीदाबाद में हुआ था, 200 करोड़ का एक और घोटाला हुआ था। सरपंचों की अभी एक के बाद एक कईयों की तो बिल्कुल पकड़े नहीं जा रहे हैं, गुणवत्ता को लेकर सवाल है, स्ट्रीट लाइट है, कहीं सीवेज ब्लॉक पड़ी है, कहीं सड़कों में गड्ढे इतने ज्यादा है पूछो ना, मतलब जो सेक्टर रोड है इंटरनल, बुरा हाल है उनका, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है, लोगों की जान चली जाती है, और फिर कहते हैं कि हमने तो कम बारिश के लिए, अरे आपको किसने कहा कि कम बारिश के लिए बनाना है? आपको तो तैयारी ये थोड़ी ना है कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदना है। आपकी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि जितनी मर्जी बारिश आ जाए। पहले आपको भी पता है, कभी हम सुना करते थे कि झड़ी लगती थी, कितने दिन बरसात होती थी लगातार, तो आपको तैयारी उसकी रखनी है, या आप कहते हैं आप ये कहोगे नहीं ज्यादा बरसात होगी इसलिए लोग डूब के मर गए, कोई इंजीनियर मर गया, कहीं ट्रक 60-60 फीट का तो ट्रक ही एक बार से मर गया था, गड्ढा हो गया था उसके अंदर। तो ये सारी चीजें अगर लोकल सरकार है, लोकल इश्यूज हैं, ज्यादातर इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं इसमें काउंट होती हैं। तो अब सीवेज की, गंदगी की, कूड़े के ढेर, पहले तो हम देखते थे न्यूज स्टार्ट हुई थी, कॉर्नर जो है वो गुड़गांव साफ कर रहे हैं, फरीदाबाद का बुरा हाल है, फिर तो अब ये जो और छोटे टाउन है उसके अंदर भी बहुत बुरा हाल हो गया। आप बताइए कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कूड़े के ढेर नहीं लग रहे? और अभी ये बात कर रहे हैं कि सुबह वो मुफ्त शुरू की थी इन्होंने। कुल मिलाकर रजत जी आप यही कह रहे हैं कि विकास का दावा करते हैं लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी कमी है, इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मैं एक रिएक्शन ले लूं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटते हैं आपके पास सर। राजेंद्र जी, क्योंकि निकाय चुनाव अब काफी नजदीक है, ऐसे में जो सरगर्मी बढ़ी हुई है प्रदेश में वो भी आप देख रहे हैं, तमाम दावे हैं राजनीतिक दलों के, इस बीच जो गुटबाजी की खबरें भी चल रही हैं कांग्रेस में, हालांकि कमल दीवान ने क्लियरिटी दे दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा? जो कुछ तैयारियां चल रही हैं तमाम राजनीतिक दलों की, उसे कैसे देखते हैं आप, और इस बार क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं स्थानीय निकाय चुनाव में? नहीं, देखिए ऐसा साफ सफाई, पानी की, पेयजल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, और जो टैक्सेशन है तमाम तरह का, प्रॉपर्टी ID का भी इशू बना हुआ है लगातार, वो भी एक समस्या बनी हुई है, उसमें अभी तक भी पूरी तरह से कोई सुधार नहीं हो पाया। सब अपनी अपनी जो है प्रॉपर्टी ID सुधरवाने के लिए जो है लाइन में लगे हुए एक तरह से। तो ये सब मुद्दे हैं, विपक्ष के पास भी मुद्दे हैं, तो उधर उन्होंने भी जो भी काम करते हैं उनके पास अपने मुद्दे हैं। कैंडिडेट्स के जो सामने आने के बाद जो है सरगर्मी बढ़ गई है, अब जो है सब जो है स्पीड अप हो गए, वो लगातार जो है अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जाना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है एकदम जो है गियर अप होगा चुनाव प्रचार। मुद्दे तो है, कमियां जो है, कहीं भी कोई प्रशासन, सरकार, शासन होता है, किसी भी व्यवस्था में कमियां निकल जाती है, तो कमियां विपक्ष के पास है, पर अब देखते हैं कि वो किस तरह से प्रभावी होते हैं, कितना असर कर पाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सब जीत के समीकरणों पर काम कर रही है, कहीं कोई बाहर से भी आया, दूसरे दलों से भी आया, उनको लगता है कि जिता हुआ है तो उसको भी टिकट दिया जा रहा है। सारी इस तरह की रणनीति जो वार्ड पार्षदों के लिए और दूसरे
मेयर के लिए भी उन्होंने तय कर दिए सारे। तो देखते हैं कि ये मुकाबला वो किस तरह से होता है। हमेशा ही लोकल बॉडी का चुनाव बहुत गहराई में जाकर होता है, क्योंकि वो जनता की जब से लफ्ज से सीधा जुड़ा होता है। तमाम जो है लोगों की समस्याएं, जो एक तरह से सिविलाइजेशन की जो समस्याएं हैं, जो जरूरतें होती हैं, वो सब लोकल बॉडी को पूरी करनी होती है। एक ऐसा पानी की व्यवस्था है, जलापूर्ति कैसे होगी, साफ सफाई कैसे होगी, सड़कें कैसी होंगी, पार्क कैसे होंगे, और जो है कर प्रणाली है जिससे कि उनका संचालन होता है बोर्ड का, वो किस तरह से कितना होगा, कितने अमाउंट में होगा, वो सारी बातें हैं। अब लोग जिस तरह से महसूस करते हैं तो उसके आधार पर ही सब फैसला होगा, और विपक्ष किस तरह से अपनी बात मनवाने में सफल होता है। क्योंकि ये तो है ही कि प्रदेश में सरकार है, उनकी सेंट्रल में भी है, वो थर्ड इंजन की भी बात करते हैं और लोगों को आश्वस्त करते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि थर्ड इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा इफेक्टिव काम करेगी, ज्यादा आपको रिलीफ देगी, ज्यादा योजनाएं लाएगी, ज्यादा फंड लाएगी। तो ये है। अब घोटाले की चर्चाएं भी होती रही है, पहले भी काफी समय से होती रही है, बहुत पहले से होती रही है। तो ये है कि अब उनको लोग कैसे लेते हैं, आम आदमी किस तरह से महसूस करता है, आम वोटर, और विपक्ष भी जो है अपने तरीके से उठा के उनको कैसे मनवाता है। ये सारे रणनीतिक फैसले हैं, इस पर ही निर्भर करता है कि वो रणनीति किस तरह की अपनाएंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनकी सरकार जो है, जो वो वादा कर रहे हैं, वो खरे उतरेंगे। तो ये है जी। बजरंग जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि आपने कमल दीवान का जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, आपने इस पर भी जिक्र किया कि कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्यों उन्हें आकर ये कहना पड़ा कि मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूं? जो गुटबाजी की खबरें सामने आई वो तो हम सबके सामने है ना सर। आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान होगा निकाय चुनाव में से? नहीं, कोई नुकसान जी नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी, जो लोगों को इनका काम है गुमराह करना। भाई मान लो 4 पार्षद की टिकट बाकी थी, जो लिस्ट जारी की 4 के हमने पेंडिंग छोड़ दी थी, 4 के नाम आने थे। वो मामला अभी 4 टिकटें आनी है, किस किस की आनी है, मामला कुछ नहीं था। इसने तूल दे दिया और तूल दे के लोगों को गुमराह करने का एक काम कर दिया। मेरी खुद कमल दीवान से बात हुई, मैंने खुद बताया 5 बजे की डिबेट के अंदर, और उस टाइम राजेंद्र जी भी थे उस डिबेट के अंदर, उनसे भी तसल्ली को मैंने कहा था बिल्कुल 100% कमल नहीं लड़ेंगे। तो मैं कह था तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये मेरे साथी ने कहा बिना खर्ची बिना पर्ची। मैं मुस्कान जी एक सवाल करता हूँ, ईमानदारी की बात है, ईमानदारी से मैं बोल दूंगा, ईमानदारी उनसे पूछ रहा उनके समय में एक भी सरकारी महकमा बता दे ये हरियाणा के अंदर बगैर रिश्वत दिए काम होता हूँ। मैं गिना सकता हूँ, तहसील के अंदर दलाल छोड़ रखे हैं, बगैर पैसे दिए रजिस्ट्री नहीं होती, इंतकाल नहीं होता। निगम भ्रष्टाचार का अड्डा, बगैर पैसे दिए हाउस टैक्स के बिल तक ठीक नहीं होती, प्रॉपर्टी आईडी बगैर पैसे ठीक नहीं होती। तीसरा, आबकारी कालाधान विभाग, वहाँ खुला भ्रष्टाचार, प्रदूषण विभाग खुला भ्रष्टाचार। आज अनाज की खरीद मंडियों में चल रही है, किसान धक्के खा रहे हैं। एक गेहूं को बेचने के लिए 3 बार रिश्वत देनी पड़ती है। जब किसान गेहूं मंडी में लेके आते हैं, इन लोगों प्रवक्ता बैठे उनसे पूछ लेना, पर कट्टा बोरी के देने पड़ते हैं मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी को। जब वही गेहूं 10 दिन बाद 8 दिन बाद उठान होता है, उठान के नाम के कट्टे के पैसे रिश्वत के ठेकेदार को देने पड़ते हैं। वही गेहूं अगर एफसीआई गोदाम में जब जाएगी, पर गाड़ी 10,000 रुपए, आप फिगर दे रहा हूँ, फिगर मतलब 10,000 रुपए से कम वो गाड़ी नहीं लगेगी जब तक 10,000 रुपए उसको आड़ती ना दे दे, वो गाड़ी नहीं उतरती। ये कहते हैं इनके सरकारी जो एचपीसी के चेयरमैन है, वो तो करोड़ों रुपए नगद उनके ऑफिस में बरामद होते हैं। ये कहते हैं भैया इनके राज में खर्ची पर्ची नहीं, पैसे टेचियों में भर भर के लिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का इन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। धान घोटाला, गेहूं घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला, ये पेपर लीक, बच्चों के पेपर लीक, 37 से ज्यादा पेपर लीक घोटाला हरियाणा बदनाम कर दिया इन लोगों ने। नौकरी बेच घोटाला, ये कहते हैं हमारे राज्य में कुछ भी नहीं है।
मेरे साथी ने एक जिक्र किया बजरंग जी झूठ बोल रहे हैं, रसोई गैस खुली मिल रही है। मेरे साथी से मैं आज कहता हूँ, आज दुआ दो, कल दुआ दो, मैं मान जाऊंगा। खुले में मिलती है, आप सही कह रहे हो, 2500 रुपए सिलेंडर पर ब्लैक खुले में मिलती है, आम आदमी को नहीं मिलते। 45 दिन की आपने बुक खुली। ठीक है बजरंग जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, रजत जी ने भी वही आरोप लगाया, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। मैं जवाब ले लेती हूँ, लौट के आपके पास, मैं लौट रही हूँ। एक मुद्दा, आधा मिनट का मुद्दा और ले लो। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए जी। ये भ्रष्टाचार की बात नहीं की, सोनीपत, पंचकुला, गुड़गावा, पानीपत, कितने करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, उजागर हुए, आज तक कार्रवाई नहीं। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का नगर निगम में घोटाला हुआ, उसकी सारी रिपोर्ट आ गई, मान लिया गया, आज तक असली दोषी नहीं पकड़े गए, ना रुपए की रिकवरी हुई। ये तो घोटाले के सरगना है। ये नगर निगम की आड़ में भी हर काम में घोटाला। ठीक है सप्रा जी, कर्मचारी है उसमें भी घोटाला। ठीक है, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। सप्रा जी वो कह रहे हैं कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आप कहते हैं कि पारदर्शिता हम लेकर आए हैं, लेकिन जो जनता पहुंचती है अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी, तो उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। बिना पैसों के कोई काम होता नहीं है। हर कोने में जहाँ पर पहुंचते हैं, वो हर डेस्क पर जहाँ पर पहुंचते हैं, तो अधिकारी उनसे पैसों की मांग करते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, इस पर आपने कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस के साथी बैठे हैं, यही रहना, ये सारे झूठे आरोप लगाते हैं, सारे झूठे बिल्कुल ही। अब ये इनैलो को आप देखिए, आप प्लीज आप चुप हो जाइए, सुनिए, सुनने की हिम्मत एक एक करके सुनने की हिम्मत बजरंग जी सुन लीजिए, आप, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपको पूरा मौका मिलेगा। बजरंग जी सुन लीजिए, रुक जाइए बजरंग जी प्लीज। ऐसे झूठ बोलने से वोट नहीं मिलते, कभी आप सोचे जितना चिल्लाएंगे। आप धीरे सुनने की हिम्मत रखो, पेशेंस। अब देखिए, आप सुनिए तो सही, ऐसे झूठ मत बोलिए, अपने एमएलए भागे जा रहे हैं, उनको ना बताइए। आप ये पार्षद भाग जाएंगे, आप देख लेना। अभी आपने कमल दीवान जी का सीन तो देख ही लिया, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, आपके पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। ये कमल दीवान जी तो पहले से जिला अध्यक्ष सोनीपत के, और जो उधर पंचकुला उधर से आपने जो सुधा भारद्वाज जी लड़ाए हैं, वो संजीव भारद्वाज जो आपके मीडिया प्रभारी, उनकी मिसेज है। इसी तरह से रेवाड़ी में भी यही हाल है आपका। आपके पास कैंडिडेट है, कौन सा गलत चयन कर दिया आप ये देखिए, मतलब अगर आपने किसानों के खाते में सीधे पैसे, किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं, सिर्फ एक बटन दबाने से करोड़ों रुपए जब जाता है, कि मोदी साहब एक बटन दबाते हैं। और ये राजीव गांधी जी क्या करते थे, बजरंग जी एक एक करके सर अपनी बात रखते हैं। बजरंग जी सुन लीजिए, अब इन्होंने ऐसे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रवक्ता भाग जाते हैं। अब आपने ये देखा है, सप्रा जी आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा ना। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और जो बुनियादी सुविधाओं का आप वादा करके आए थे सत्ता में, उनसे ही जनता त्रस्त है। तो ऐसे में आप आगे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में पहुंचेंगे? और वो कह रहे हैं कि आपने जनता के साथ धोखा किया, इस पर आप जवाब दीजिएगा। बढ़िया साफ सफाई हो रही है, बढ़िया सड़कें। अपनी नैलो के साथी कह रहे थे खड्डे हैं। इनके जो नेता है ना, घूमते हुए 152 डी पर है, 152 डी। जहाँ से जब आप नार्थवल से चंडीगढ़ पहुंचते थे, आपको 10-12 घंटे लगते थे, अब आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। मतलब इनके नेता घूमते तो वहां है, और यहाँ खड्डों की बात करते हैं। जब आप रोहतक से चंडीगढ़ या दिल्ली से चंडीगढ़ जाते थे, गुड़गांव से चंडीगढ़ जाते थे, सारे फ्लाईओवर अधूरे पड़े थे। जब 2014 से पहले ये सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार में। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये फ्लाईओवर पूरे हुए, कोई सड़क हर जगह वहां पे जाम मिलता था। आप ये देखिए, ये हमारे पे आरोप लगाते हैं झूठे भ्रष्टाचार के। ये तो अभी विधानसभा में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने आपके हर मुद्दे की आपकी जो है ना ये हवा निकाली है वहां पे, और वहां पे आप वॉकआउट कर जाते थे। आपको याद है जब आप ये टीचर भर्ती पे ले आए थे, आप वहां पे काम रोको प्रस्ताव लाए थे और भाग जाते हो आप। तो यही हाल है तुम्हारा, है। तो विधानसभा में बैठने की हिम्मत नहीं, डिबेट पे सुनने की हिम्मत नहीं है।
यहाँ पे झूठ का पुलिंदा आपके एमएलए को आप पे विश्वास नहीं। अभी राज्यसभा में आपने थोड़ा तमाशा किया है, पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। इससे मतलब, और ये सिर्फ ये आपने देखा, पहले भी स्याही कांड आप करते रहे। आपके मतलब ये हाल है तुम्हारे, आपकी दुर्दशा ये है, पार्टी की मतलब ये हाल हो चुका है। आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बढ़िया सफाई है, बढ़िया पार्कों की सफाई हो रही है, बढ़िया सीवरेज है, बढ़िया बिजली मिलती है, बढ़िया इंडस्ट्रीज हो रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची। अभी नए लोग के साथी कह रहे थे कि हरियाणा से बाहर को नौकरी देते हैं। अभी हमने विधानसभा के दौरान देखा नहीं, आप ये मुद्दा लेकर आए, कांग्रेस भी मुद्दा लेके आई। एचपीएससी ने वहां पे डाटा जारी किया, सभी अखबारों में छपा हुआ है, कहो तो अभी मैं भेज देता हूँ। क्लास ए और बी यानी क्लास 1 और क्लास 2 4474 वहां पे जो है इन्होंने सिलेक्शन करी है पिछले 2 साल में। इसमें सिर्फ 11% बाहर से थे, 11%, 11.2% ये हाल है। अब कहते हैं बाहर वालों को नौकरी देते हैं, नौकरी दी जा रही है बिल्कुल मेरिट के बेस पर, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। हर गांव वालों को नौकरी मिल रही है, गरीब को नौकरी मिल रही है, ऑटो वाले को, किसान को, जो है छोटा सा चपड़ासी है उसके बच्चे को भी नौकरी मिल रही है, जो बढ़िया है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, कितनी भीड़ है, भीड़ इसलिए है उनको पता है अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, पर्चियों से नौकरी नहीं मिलने वाली, आपको ये बता दें। और साथ ही साथ ये सारे जो चुनाव है बिल्कुल वैसे जीतेंगे जैसे मार्च 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, और इतिहास ये फिर दोहराएगा बिल्कुल। और हम जो डंके की चोट पर जो हमने काम किया, जो सरकार ने काम किया, उस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उस पे चुनाव। और हमारे सारे कैंडिडेट जीतेंगे, जितने भी चुनाव है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर परिषद है। आप ये देख लेना, फॉर टाइम। रजत जी, आप जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, मैं लौटती हूँ आपके पास। रजत जी, आपने सुना होगा वो क्या दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमने काम किया है हमने करके दिखाया, जो वादा किया करके दिखाया है, और इसके आधार पर एक बार फिर से जनता के बीच में हम पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि बुनियादी सुविधाओं से जनता त्रस्त है और इसके कारण हम पर भरोसा करेगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जनता इनेलो को एक विकल्प के रूप में देख रही है? अगर हाँ, तो किन मुद्दों के साथ में आप पहुंचेंगे जनता के बीच में? आपके घोषणा पत्र की अगर बात कर ले, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, हाँ जी, कौन कोई कुछ बोल रहे थे कोई बीच में? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। जी, मैनिफेस्टो अभी रिलीज नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो जब रिलीज होगा तो मैं आपको उसका पॉइंट वाइज उसका जरूर विवरण दूंगा। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर सड़कों का जिक्र किया, तो मैं अभी इनकी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, मुझे नहीं पता किस वजह से है, बादाम बुदाम खाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी इन्हीं के एक ऑफिसर को सस्पेंड किया है। उसका सस्पेंशन का कारण यही था कि जिस रास्ते से खुद मुख्यमंत्री गुजर रहे थे उसमें इतने खड्डे थे कि उनको एक ऑफिशियल को बर्खास्त करना पड़ा। अब बात आती है कि ये बोल रहे थे कि झूठ बात बोल रहे हैं। देखिए, श्रम विभाग का 1500 करोड़ का जो घोटाला है उसको INLD ने उजागर नहीं किया। कम से कम ये झूठ आप अपने अनिल विज जी को बताइए, जो आपकी पार्टी के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है। 590 करोड़ का घोटाला जो अभी हुआ है, बैंक का घोटाला, IDFC का, IB बैंक का, उसको भी आपने बहुत छुपाने की कोशिश करी। उसके बाद पंचकुला के जो नगर निगम के 160 करोड़ का घोटाला है उसको भी आपने छुपाने की कोशिश करी। 2 IAS के सस्पेंशन क्यों करे, क्यों झूठ, कौन झूठ बोल रहा है? बहुत से ऐसे घोटाले हैं जहां पे इनको सस्पेंशन करने के बाद वैसे उसी पोस्ट पे या उससे अच्छी पोस्ट पे लगाने का काम जरूर करते हैं ये। लेकिन इनको ये मैं बता दूं कि आपने 32 शहरों के अंदर 30,000 गलत रजिस्ट्रियां करी, ये झूठ नहीं है। आपको MBBS वाला घोटाला भी पता होगा, किस तरह वो इंक तो करके चीटिंग करके वहां पे हुआ। शराब घोटाला आपके समय में हुआ जहां 15 जिलों के अंदर 75,250 पेटियां गायब हुई। वो तो खत्म ही नहीं हुआ था अभी। उसके बाद ये तो सिर्फ 75,250 थी। अब आपको असली खेल बताता हूँ। 7,40,000 पेटियों की बात थी, ये बोतलों की भी, वो भी पेटियां थी, सोनीपत और मुरथल से गायब मिली। उसके बाद 100 करोड़ का कोऑपरेटिव का घोटाला हो जाता है। माइनिंग का तो आपको CAG की रिपोर्ट बोल चुकी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 5,000 हर साल आपके राजस्व को जो है वो घोटाले की वजह से चपत लग रही है।
उसके बाद धान घोटाला, चना घोटाला, बारदाना घोटाला, 162 करोड़ का पेंशन घोटाला। उसके बाद पेंशन पार्ट भी इन्होंने ऐसी, उसके अंदर वो तो सीबीआई के एक ऑफिसर ने भी उस पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। बार बार पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट HPSC में, HSSC में। उसके बाद पेपर रद्द हो जाते हैं इनके बार बार। उसके बाद ये तो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने कबूला है पिछले विधानसभा सत्र में जो पेपर रद्द हुए हैं, जैसे पुलिस की भर्ती वगैरह, वो सारा आप देख लीजिए, वो भी न्यूज़पेपर में ही आया था। मुझे लगता है ज्यादा आपको तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए। श्यामला डे में 500 करोड़ का घोटाला। पीने के पानी ना केवल सैंपल फेल होते हैं, नाइट्रेट कंटामिनेशन के अंदर हरियाणा का नाम है। यूरेनियम कंटामिनेशन में हम सेकंड हाईएस्ट हैं, हरियाणा सेकंड हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। ये भी मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको लग रहा हो ये मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर की CGWD की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की जो एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है 2025 की, ये वो बोल रही है। ठीक है, आप बोल रहे थे कि हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद राइस मिल घोटाला, उसके बाद अंबाला के फुटबॉल स्टेडियम में 46 करोड़ का घोटाला, फरीदाबाद में 200 करोड़ और 55 करोड़ का घोटाला, हरियाणा राज्य फार्मेसी में घोटाला, बिजली वितरण निगम में घोटाला, सरसों घोटाला, चने का घोटाला, उसके बाद फसल बीमा योजना और स्किल डेवलपमेंट में घोटाला। उसके बाद अगर आप आए PM आवास योजना में 14,046 करोड़ का घोटाला, स्कॉलरशिप स्कीम में 140 करोड़ का घोटाला, 7.5 लाख करोड़ का भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला। आयुष्मान घोटाला तो इतना बड़ा था कि आज एक आधार कार्ड पे 10-10 लाख इन्होंने लाभार्थियों को जोड़ा था। बहुत बड़ा घोटाला था आयुष्मान कार्ड का भी। उसके बाद इन्होंने तो और कुछ नहीं, अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी अयोध्या का 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, मिनटों में जमीन बेच दी ऊपर करके। ग्रामीण विकास मंत्रालय में घोटाला, कितने घोटाले इनको गिनाए। आपने तो नमामि गंगे के नाम पर उसके ऊपर भी 20,000 करोड़ रुपए जो आपने 2014 से 19 के लिए रखा था, वो भी आपने अडानी को प्रोजेक्ट दे दिया। उस पर आज तक 10% भी काम नहीं हुआ है। अगर ये घोटाले की अगर आपको लगते हैं कि आपको नहीं पता, इन सबके ऊपर आपको नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, जो अभी आप रिपोर्ट बता रहे थे HPSC की, आप उसके अंदर उनको मत जोड़िए, क्योंकि कोई भी स्टेट, हरियाणा नहीं अकेला, कोई भी स्टेट जो आपके आरक्षित हैं, उन पोस्ट के ऊपर आप किसी को पोस्टिंग नहीं देते हो। आपने हमारी स्टेट के अंदर क्या है, कोई भी आके किसी भी जगह से आके नौकरी कर सकता है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। हिमाचल में जैसे कंपलसरी है, या पंजाब में पंजाबी कंपलसरी है, मराठी है, गुजराती कंपलसरी है। अरे आपके यहाँ तो केरल के लग रहे हैं आके लोग, लेकिन रजत जी के लग रहे हैं आगे लोग। रजत जी आपने तो इसको UPSC बना दिया। वो आंकड़ा भी आप उसको बीच में मिक्स करके बोल रहे हो, वो आंकड़ा भी गलत पेश हुआ है। रजत जी, आपको लगता है आपने जो, क्योंकि गंभीर मुद्दे उठाए हैं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? आप जनता के बीच में इस मुद्दे को पहुंचाने में कामयाब होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो निगमों के अंदर ये ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, अगर कोई ढंग का काम हुआ होता तो आज प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ का पहली बात तो कर्ज ना होता। ये सारा का सारा पैसा जो है ये आम जनता की जेब से जाएगा। दूसरा बात, गुणवत्ता के काम नहीं हो रहे, ब्लैक लिस्टेड जो, देखिए स्ट्रीट लाइट का, पानी का, सीवेज ब्लॉक पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, मतलब अंडरपास के अंदर बरसात अभी आ जाएगी, आप देख लेना सारी की सारी चीजें। जिन लोगों को सरकार में चुना भी गया, उन्होंने भ्रष्टाचार में ज्यादा संलिप्त रहे। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ये भी मुझे लगता है इनको भी नोट करना चाहिए। फरीदाबाद में स्कोडा सुपर गाड़ी दहेज में, कहते हैं ना दहेज में, इन्होंने रिश्वत में मांगी, इनोवा गाड़ी रिश्वत में मांगी। थाईलैंड के ट्रिप जा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं ठेकेदार ऑफिशियल, थाईलैंड के ट्रिप, हमारा गिरती मौज मस्ती के। इससे ज्यादा क्या गिरोगे, इससे ज्यादा क्या? आप अभी खोल के देखिए, इनको तो सबके पास इंटरनेट है, ये तो न्यूज का आर्टिकल है, ये तो सारा का सारा पब्लिक डोमेन में है। अगर आप ढंग से काम करते, कई जगहों पे तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कई जगह काम नहीं कर रही है। अब सड़कों की बात करें, आपने एकदम 2 मिनट नहीं लगाया बोलने में। अरे आपके जो नेशनल हाईवेज है, आपका हरियाणा का कोई बजट नहीं, लेना देना नहीं, उसके ऊपर भारी भरकम टोल है। आपने कहा था टोल हटाओगे, आपने कहा था पता नहीं 60 या 70, पंजाब ने हटा दिए, इन्होंने एक भी जगह से टोल नहीं हटाया, ऊपर से टोल की में इजाफा जरूर कर दिया। आप बताओ, हरियाणा में से आपने बोला था कितने टोल आपने वादा किया था, क्यों नहीं हटाया इन चुनाव से पहले?
झूठी बात को आप अखबार में छोड़ देते हो। तो ये सारी चीजें, जब जो चीजें पब्लिक डोमेन में, तब आप देखा करो, सोचा करो कि हाँ ये चीजें हैं, इनका मैं क्या जवाब दूंगा। जी ठीक है, मैं जवाब लूंगी सर इसका। सुभाष जी लौटती हूँ मैं आपके पास, लेकिन राजेंद्र जी आपको कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष की ओर से जोर शोर से उठाया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा जो है वो बार बार उठ रहा है, और अगर प्रवक्ताओं की, राजनीतिक दलों की जो बातें हैं उसको साइडलाइन भी हम कर दें तो जो रिएक्शन ग्राउंड जीरो से सामने आते हैं, जो लोग हैं वो काफी परेशानी जाहिर करते हैं कि हाँ उन्हें दिक्कतें आती हैं, बुनियादी सुविधाओं से वो जूझ रहे हैं, त्रस्त हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो छोटी सरकार है उस पर बीजेपी का कब्जा है, ये तो सच है, और तीसरी बार मैंडेट भी मिला है उन्हें। आपको इस बार कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई देते हैं प्रदेश के? राजेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सपरा जी आपके पास लौट रही हूँ, और जो आरोप रजत जी लगा रहे थे, आपने सुना होगा बजरंग जी भी क्या कुछ कह रहे हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, और आपकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं। जवाब दीजिएगा। देखो, रजत जी तो एक नकली, हेलो जी, रजत जी तो एक कहानियां सुना रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है, अभी इन्होंने राज्यसभा में वोट ही नहीं डाला। किस तरह से अपर हाउस का चुनाव हो, जनता के साथ धोखा किया, एमएलए के साथ धोखा किया, और मीडिया को भी बेवकूफ बनाया, धोखे में रखा। क्योंकि पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जी 12 बजे करेंगे, फिर वो चर्चा का विषय नहीं आज हम स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं सर। और क्योंकि आपकी सरकार है फिलहाल, अगर स्थानीय निकायों में देखें तो आपका जवाब बनता है सर, उस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं पाएंगे आप देखना, इनको कोई जानता ही नहीं है। नगर निगम में ये निकाय जो चुनाव है, नगर परिषद, आप देखना वो दे विल नॉट पार्टिसिपेट। मतलब सिरसा में इनकी 2 सीट्स है, सिरसा के बाहर इनको कोई नहीं जानता। मतलब इनका हालत ये है कि कार्यशैली इन्होंने दिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाते हैं घोटालों के। शायद अब ये अपने मुंह से ये नहीं बोलेंगे कि आपके बड़े बड़े नेता टीचर भर्ती घोटाले में जेपीडी में 10-10 साल तिहाड़ में पड़े रहे। मतलब आम जनता जो युवा है उसकी नौकरी हमने खाई, और उसके बावजूद भी बड़े फख्र से कहते रहे हम तो नौकरियां देंगे चाहे हमें जेल में जाना पड़े। मतलब ये हालत है आपकी। ये जो घर की पार्टियां बना रखी हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा भी वो, मिसिज भी वो, तो ये पल्ले कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ ये गीत गाते हैं यहाँ पे डिबेट पे। आप देखें ना, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अगर 1, 2, 3 आप कह रहे हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं सारे आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, सारे झूठे हैं, बेबुनियाद है। बढ़िया सड़कें देखो, मैंने आपको बताया 152 कैसे। अब दिल्ली से सिरसा चले जाइए, बढ़िया आपकी गाड़ियां चलती है टिकटॉक, और यही हाल आपकी गली मोहल्ला, ये नहीं मतलब गली मोहल्ला में भी ये जो है हमारी जो हरियाणा सरकार, मतलब सभी शहरों में, सभी नगर पालिकाओं में जितने भी एमसीज हैं वहां पे बढ़िया आवंटन कर रही है। चाहे जहाँ पे चुनाव भी होने जा रहे हैं अभी आप देखो, और जहाँ पे हमारे एमएलए नहीं है वहां भी नायब सिंह सैनी जी बढ़िया बजट दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की बारिश कर रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है प्रदेश में सपरा जी? हाँ जी, भ्रष्टाचार कहीं कोई नहीं है पूरे बिल्कुल पारदर्शिता है। अब ये देखिए ना, रजिस्ट्री हमने ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन रजिस्ट्री का इस पे भी आरोप लगाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री पे। मतलब जहाँ पे कोई बिचौलिया ही नहीं मिलेगा आपको, कहीं तहसीलदार को भी वहां चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे। अब ये देखिए ना, और किसानों के खाते में मोदी साहब सीधे पैसे डालते एक बटन दबाने से। अब ये देखिए कितने, सबसे बड़ी बात है पूरा डिजिटलाइजेशन, बढ़िया ऐप बना दी हमने, 39 ऐप है। ठीक है रजत जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। बच्चन जी, आपका एक लास्ट कमेंट। वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इनको एक काउंटर दे देता हूँ। इन्होंने अभी रजिस्ट्रियों के बारे में बात करी, तहसीलदारों के बारे में बात करी, इन्होंने जो बात करी है। रजत जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। बजरंग जी आपका कमेंट। देखिए, सुभाष जी ने जो बात करी है, सुभाष जी या तो अंधेरे में है या जानबूझकर भोले बन रहे हैं।
नहीं पौधे नहीं है और मेरे में भी नहीं है, और बिल्कुल सच भी बोल रहे हैं। सुन लो, और आप मैंने बड़े प्यार से तो सच भी सुनना चाहिए। सुन लीजिए, आपको सप्रा पता जी, होना सुन लीजिए, चाहिए। सुन लीजिए। विधानसभा में आपके एमएलए ने माना भी है, हाँ ऐसा होता था। सुन लीजिए प्लीज। नाराज मत हो जी, नाराज मत हो जी। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, ये प्रदेश के प्रवक्ता जरूर है, अगर इनका भी कोई काम हो गया ना, इनका भी बगैर पैसे काम नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है डायरेक्ट साहब, ऐसा कुछ नहीं है जितना आप छोड़ दो, स्वादी छोड़ दो। अब मैं सुन लो बात, आप बता तो रहे हैं। सप्रा जी प्लीज आप इंटरप्ट मत कीजिए, वैसे मेरे पास समय की कमी है सर। सप्रा जी समय की जरा कमी है, सबके लास्ट कमेंट में लेना चाहती हूँ। सप्रा जी रुक जाइए, रुक जाइए सप्रा जी, रुक जाइए, आपको पूरा मौका दिया गया सर। सप्रा जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो चुके हैं। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, सरकारी महकमे का हाल, पैसे लाओ, काम कराओ और घर जाओ। 40 साल से मैं व्यापारियों का काम करता हूँ और मेरी मंडी में आड़त की दुकान है। मैं इसलिए बोलता हूँ, जहाँ चुनाव की बात करता हूँ मैं, चुनाव के अंदर हमारा घोषणा पत्र, जल्दी ही घोषणा पत्र आने वाला, चुनावी घोषणा पत्र, हम इनके काले कारनामे भी उजागर करेंगे, जो हमारे वायदे हैं वो भी आपके सामने लाएंगे। और दूसरी बात, ये चुनाव में जनता बिना भारतीय जनता पार्टी होगा, क्योंकि जनता इस सरकार से दुखी है, जनता इस सरकार से बेहद दुखी है और जनता ही मुद्दे बता रही है। ठीक है बजरंग जी, मेरे ख्याल से आपकी बात जनता तक पहुंच गई होगी। रजत जी आपका कमेंट। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि रजत जी कहानियां सुना रहे थे, सबक सिखाया तो एक बजरंग जी रुक जाइए, बजरंग जी प्लीज। यार आपसे बजरंग तो जी कभी नहीं बोलता मैं। बजरंग जी सुन लो ना, मैं काम की बात बता रहा हूँ, 2 मिनट सुनो। इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने मेरे को कहा कि भी मैं मनोहर कहानियां सुना रहा था। एक कहानी आपको और सुनाता हूँ। आपने 370 पटवारियों की बाकायदा भ्रष्ट बताकर जाति लिखकर लिस्ट जारी की थी, जिसमें पटवारी और तहसीलदार थे, पहली लिस्ट। दूसरी लिस्ट आपने 20 जनवरी 2025 को दी, जिसके अंदर 232, उसमें 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर्स थे। फिर आपने एक 37 तहसीलदारों की एक और लिस्ट जारी करी, जिसमें 7A का उल्लंघन था। वो आपने 28 जनवरी 2025 को 14 तहसीलदार भी सस्पेंड किए थे आपने कुछ जानकारियों को। दूसरा मैं इनको एक और उत्तर देना चाहता हूँ, जो इन्होंने 11% की कोई HPSC की बात की थी, वो 22.29 है। 2216 जो ओपन कैटेगरी की सीट है, उसमें 496 बच्चे बाहर के थे, वो 22.29 आता है। पंजाब के, हमारे लिए पंजाबी कंपल्सरी है वहां, पंजाब के 91 बच्चे हरियाणा में लग जाते हैं। राजस्थान का सबसे ज्यादा नंबर है 160, और हमारे वहां पे कितने हैं पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया के बताता हूँ, हमारे केवल हरियाणा के नहीं, सिर्फ RPSC जो उनका पब्लिक सर्विस कमीशन है 8.05%, जो उनका स्टाफ सिलेक्शन है उसमें 0.90। आप ये बात इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और देखिए, बिहार के 8 लोग लगते हैं, केरला के, जहां मलयालम कंपल्सरी है हमारे लिए, वहां केरला के यहाँ 3 लग जाते हैं। वेस्ट बंगाल बंगाली कंपल्सरी है, यहाँ नहीं है हरियाणा में। आंध्र प्रदेश या तेलुगु कंपल्सरी है, वहां का भी लग गया। गुजरात के भी लग गए, जहाँ गुजरात की कंपल्सरी है। तेलंगाना में भी तेलुगु कंपल्सरी है, वहां का लग गया। उड़िया कंपल्सरी है, उड़ीसा के लग गए। झारखंड के आके लग गए 3, महाराष्ट्र के 7 लग गए, यूपी के 80 लग गए, चंडीगढ़ के 19 लग गए, दिल्ली के 94 लग गए, उत्तराखंड तक के 24 लग गए। आप ये देखिए, ये सारे के सारे बच्चे, हिमाचल के 34 में भूल गया था, वो भी बता देता हूँ। इन्होंने इसको ना UPSC बना दिया है। और स्टेट क्या करती है, कहीं ना कहीं की बाहर तो हमें स्टेट को ना कोई अपना रीजनल पेपर डाल देंगे, ये उड़िया तेलुगु सब कुछ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हरियाणवी भी बहुत इजी है, जो भी, मतलब ये इनको देखना चाहिए कि आप अपने बच्चों का हक मार के और स्टेट के बच्चों को दे रहे हो, वो कम्पीट कर सकते हैं। UPSC है ओपन इंडिया के लिए, वो UPSC में जो रह जाते हैं उनके लिए आपने HPSC में खोल दिया। तो कम से कम आप जो उदाहरण देते हो ना, कम से कम सही दिया करो। ऐसे ही नहीं वो बच्चे इतने सारे रोज अखबारों में आता है जो धरने पे बैठे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, कितने बताओ मैं आपको, कितनी लिस्टें बताऊं आपको। आप उन सबको बच्चों को, आप पता क्या डिबेट के कुछ भी जब बोलते हो ना, अगर वो उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, जो बच्चे
सालों साल मेहनत करते गंभीर हैं। मुद्दे उठाए हैं आपने रजत जी। देखना होगा कि मुद्दे स्थानीय निकाय चुनाव में कितने हावी होते हैं। फिलहाल के लिए समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो 7 नगर निकाय हैं जिनमें 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आएंगे। और जो तमाम मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, चाहे सत्ता पक्ष के दावों की अगर बात कर ले, कितने हावी होने वाले हैं निकाय चुनाव में, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।